वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है बाबू रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज, मैंने परिवर्तन जो है होता गया, परिवर्तन चेंज। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। पिछले क्लास में क्लास 9 में हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, बट इस क्लास में भी हमको पढ़ना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को। देखिए भौतिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, और पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे में रंग, आकार, आकृति इत्यादि में परिवर्तन हो जाए। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे हो गया आपका रंग, आकार, आकृति इत्यादि में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप सिंपल से कह सकते हो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जो पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है, जैसे मैं कहूँगा रंग हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गया इत्यादि में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कागज का फटना, कागज को फाड़ देंगे तो फिर से उसको हम तो साट सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसा परिवर्तन जिसका हम उपयोग करके पुनः दोबारा प्राप्ति कर सकते हैं, उसको ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या मान लीजिए दूध को गर्म करना, दूध तो गर्म हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी रूप में आ जाता है। फिर बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा, पानी होगा, फिर पानी को जब हम लोग आपका फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। इसको इंग्लिश से बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिर से समझते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे हो गया रंग, आकार, आकृति इत्यादि में परिवर्तन हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो फलाना बहुत सुंदर है, या फलाना बहुत गोर है, तो ये सब जो है क्या, ये सब जो रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमें कागज का फटना, दूध का गर्म होना, बर्फ का पिघलना। मतलब आप सिंपल में कह सकते हो ऐसा परिवर्तन जिसको हम उपयोग करके दोबारा उसे पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही हैं। आप कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है। नए गुणधर्म वाले पदार्थों का करता है, निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील पदार्थ है कि ना, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। दोनों ज्वलनशील पदार्थ में मिलकर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपका जल का निर्माण करता है। आपको नोट में बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या रासायनिक परिवर्तन में आपसे पूछा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देने के लिए, तो रासायनिक परिवर्तन में आपका हो जाएगा बाबू लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना हो गया, आपका चावल का पकना। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो है अगले पेज में हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं बाबू दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दिनचर्या में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला है बाबू भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। एक बार भोजन पच जाए पेट में तो दोबारा वो बाहर थोड़े निकाल सकते हैं। सेकेंड है श्वसन, सांस लेना।
जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं ही है। तीसरा बाबू, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया होती है। थर्ड है बाबू, दही का बनना। जब दूध से दही बनता है तो हम दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं। ये भी क्या है आपका, हमारे ये सब जो है हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जो है रासायनिक अभिक्रिया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं बाबू, जो दैनिक जीवन मतलब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है बाबू, भोजन का पचना। दूसरा है बाबू, श्वसन, सांस लेना। तीसरा बाबू, लोहे पर जंग लगना। और चौथा बाबू, दही का बनना। ये सब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अगला जानते हैं बाबू, अभिकारक। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अभिकारक और उत्पादक। तो अभिकारक क्या है इसको जानते हैं सबसे पहले। कहने मतलब है ऐसा पदार्थ, बच्चों ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो कोनो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो कोनो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेवला, भाग लेवला, ओकरे के हम क्या कर देला, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, और उसे ही हम उसको ही हम क्या कर देंगे सर, रासायनिक अभिकारक कहने सर। जैसे में देखिए, अभिकारक जो क्या है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बालक, रासायनिक उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। सेकेंड है उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, इसमें ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिकारक में होता है। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया से होता है, अभिकारक में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया है तो क्या किसी का निर्माण किया है, जल का। तो हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, बहुत ज्वलनशील गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका अभिकारक, ठीक है। क्योंकि अभिकारक जो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, और उत्पादक जो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया था, क्या बनाया बाबू, ये जल। जल हमारा क्या हो जाएगा बाबू, उत्पाद। जल का हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। वही है, उदाहरण के लिए ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, जल का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, अभिकारक हो जाएगा, और जल जो है क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम जानेंगे बाबू रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादक की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। अभिकारक और उत्पादक की जगह हम उनके रासायनिक सूत्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो ये जो है ये हो गया आपका कंकाली, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं है। जब समीकरण संतुलित नहीं होता उसे हम कंकाली समीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंकाली। अब इसमें जो है कुछ निरूपण होता है सब जो है इसमें, जैसे मान लीजिए एस जो होता है, एस मतलब होता है सॉलिड मतलब होता है ठोस, ओके। एल मतलब होता है लिक्विड मतलब होता है बाबू द्रव। यहाँ पे एस रिप्रेजेंट करता है सॉलिड मतलब ठोस को, एल रिप्रेजेंट करता है लिक्विड मतलब द्रव को, और जी रिप्रेजेंट करता है गैस मतलब आपका गैस को। और यहाँ पे एक्यूवस, इसकी ये जो होता है एक्यू जो होता है ये आपका क्या है, जलीय विलयन है। एक्यू जो रिप्रेजेंट करता है जलीय विलयन को। तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नीशियम क्या है आपका बाबू, मैग्नीशियम क्या है आपका, चलिए Mg जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सॉलिड। O2 जो हो गया आपका ये क्या हो गया बाबू, गैस, ठीक। और MgO मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है। मतलब Mg क्या आपका सॉलिड है, ठीक है। O2 क्या आपका गैस है, जब रिएक्शन करता है अभिक्रिया करता है Mg, इसको जामा बोलते हैं, या आप जो है इसको प्लस का साइन भी बोल सकते हो, इसको जामा। Mg ये क्या आपका सॉलिड है मतलब ठोस है, O2 आपका गैस है, जब ये इसको बोलते हैं मतलब रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। ये जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है MgO, ये क्या आपका सॉलिड। देखिए इसमें जो है कंकाली, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित समीकरण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे Mg सॉलिड
प्लस में। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जो है होता क्या है, तो देखिए संतुलित समीकरण जो होता है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों की संख्या समान हो, जो अभिकारक होते हैं, इसमें देखिए, इसमें अभिकारक देखिए, इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पादक है, ठीक है। तो कह रहा है संतुलित समीकरण में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों की संख्या समान हो, जो अभिकारक की संख्या हो और अभिकारक की संख्या और उत्पादक की संख्या दोनों क्या हो, समान हो या बराबर हो, चाहे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब संतुलित समीकरण जो कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों की संख्या जो होगा समान होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए C+O2 बराबर क्या बनाता है हमका, CO2। तो C भी आपका क्या है, आपका सॉलिड है, O2 क्या आपका गैस है, तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। देखिए तो ये हो गया आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये आपका अभिकारक हो गया, ये हो गया आपका उत्पादक। उत्पादक देखेंगे अभिकारक और उत्पादक संख्या बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आपको, देखिए इसमें आपको डब्बा बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें तत्व का नाम लिखेंगे। तत्व में क्या है मेरा, C है, और इसमें क्या है, O है। देखिए इसमें C की संख्या कितना ठो है, 1 ठो, और O की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या 2 है। इसमें C का परमाणु संख्या क्या है, 1 है, और O की परमाणु संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए तो तत्व का नाम लिख देंगे, LHS लिख देंगे और RHS लिख देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में C को वो है, C के परमाणु संख्या कितना है, 1 ठो है, इसमें O के परमाणु संख्या कितना है आपका, 2 ठो है। और जब इसका उत्पादक होगा उसको हम RHS, देखिए अभिकारक को जो है हम लोग, अभिकारक को हम लोग LHS लिखते हैं, और उत्पादक को हम लोग RHS, LHS भी लिख सकते हो और इसको RHS, ठीक है। तो अभिकारक LHS में C को वो है कार्बन, आपका कार्बन का परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है बाबू, 2 है, और RHS में देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 1, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है ना, बराबर। तो इस समीकरण क्या है आपका, संतुलित है। चलिए अगला संतुलित करना सिखाएंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, इसको हम लोग चलिए देखिए। Fe मतलब लोहा, H2O जल, जब अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 प्लस H2। हम इसको क्या करना, इसका संतुलित नहीं है, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तत्व लिख देंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग LHS ले लेंगे और इसको हम लोग RHS, ठीक है। तो LHS में हमें क्या है आपका Fe, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद देखिए इसमें Fe का परमाणु संख्या, परमाणु मतलब एटम, परमाणु Fe इसमें कितना है बाबू, हाइड्रोजन को वो है आपका, ऑक्सीजन को वो है आपका, ऑक्सीजन की देखिए इसमें लोहा की जो है परमाणु संख्या कितना है, 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना है आपका, 1। अब देखिए यहाँ पे इसमें लोहा की परमाणु संख्या कितना है बाबू, ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना है, 4, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है, देखिए तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या तो बराबर है, बट लोहा और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, ये अलग अलग है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग संतुलित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे O हमारे पास 4 ठो, इसमें है O कितना है हमारा, 4 ठो, इसमें O कितना बाबू हमारा 1, तो 1 में हम 4 से गुना कर देंगे, मतलब 4। यहाँ पे डब्बा बना देंगे, सब पे डब्बा बना देंगे, सब पे हम डब्बा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हम 4। जब 4 हम डालेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाए, 4 दूने 8, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया बाबू आपका 8। जब हाइड्रोजन संख्या बराबर करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना है, 2 है, तो 2 है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, हम 4 से गुना कर देंगे, मतलब 4 दूने 8। तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन आगे क्या लिख देंगे हम। अब देखिए Fe लोहा की संख्या इसमें कितना है, 3, इसमें है आपका 3 और इसमें है 1, तो हम 1 में 3 से गुना कर देंगे, इसका मतलब
हमारा संतुलित समीकरण जो है संतुलित हो गया। अब देखिए पिछले बताए थे, देखिए Fe, चलिए अब इस तो हो गया। अब इसको पता चल रहा है Fe क्या है आपका सॉलिड है, H2 मतलब जल, ये क्या है लिक्विड है, ठीक है। और FeO4 ये क्या हो गया आपका, ये आपका सॉलिड है। और हाइड्रोजन क्या आपका गैस हो गया, कोई दिक्कत। अब चाहिए, अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये संतुलित समीकरण नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फिर हम इसको संतुलित करेंगे ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तत्व, यहाँ पे हम लिखेंगे एक डब्बा बना देंगे, इसमें लिख देंगे तत्व, यहाँ पे लिखेंगे LHS, ऐसे लिखेंगे RH, अभिकारक और उत्पादक। तो इसको हम ले लेंगे LHS में, इसको ले लेंगे RHS, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही जिसे आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसमें Mg है, मैं Mg और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तत्व का नाम जो है याद होना चाहिए। इसका मतलब है तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपको याद रहेगा तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आप कोई भी आप समीकरण क्या करते हो, संतुलित कर सकते हो। यहाँ पे Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम Mg, वो मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे LHS में Mg को हुआ है, मतलब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है बाबू, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है बाबू, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है आपका, यहाँ पे 1 है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बाबू है, हम इसको बराबर करेंगे, उसका बराबर करने से पहले हम इसमें क्या बना देंगे, डब्बा बना देंगे, इसमें क्या बना देंगे बालक, डब्बा बना देंगे। डब्बा बनाएंगे ना, तो सबसे पहले देखिए इसमें Mg 1 है, इसमें भी Mg, इसका संतुलित है। हम ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है और इसमें कितना है बाबू, इसमें 1 है। तो हमको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से बराबर कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे Mg कितना हो गया, अब यहाँ पे Mg जो हो गया कितना हो गया वाला, 2 हो गया। और यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। इसमें क्या हो गया 2Mg प्लस O2, जब रिएक्शन करता है 2Mg जमा और O2 जब रिएक्शन करता था तो Mg 2Mg, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए तो हमारा अभिकारक और उत्पादक दोनों इक्वल आ गया ना, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, आपका समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। चलिए अब जो देखिए, अब इसमें Mg जो है, Mg क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो Mg क्या हो गया आपका ठोस, मतलब सॉलिड। एस फॉर सॉलिड होता है, पिछले पेज में हमने बताया। O पर क्या होता है ऑक्सीजन, ये क्या होगा आपका बाबू गैस। जब ये रिएक्शन करता था तब होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है आपका सॉलिड को बनाता है। चलिए बाबू अब क्वेश्चन जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते, कोई भी अभिक्रिया हो उसमें हम ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका क्या होता है, विनाश ही हो सकता है। और दूसरा इसका निष्कर्ष क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है आपका, अभिकारक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है, अभिकारक, एवं उसके बाद क्या होता है आपका उत्पाद। अभिक्रिया के पहले क्या होता है, अभिकारक, और उसके बाद क्या होता है आपका बाबू उत्पाद। प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक पदार्थों की जो परमाणु की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो इसका 2 रीजन है। द्रव्यमान संरक्षण नियम, मतलब किसी भी अभिक्रिया में न तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका हम विनाश कर सकते हैं। दूसरा बच्चे निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है, देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होता है, ये आप जानते हैं भली बात ही, एवं उसके बाद क्या होता है, उत्पाद होता है ना। प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद दोनों पदार्थों के परमाणु संख्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़े बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन और वियोजन। संयोजन और वियोजन का हम फर्स्ट को जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पादक एक कार्य करते हैं, एक अभिकारक का उत्पाद करते हैं या निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे में मान लीजिए ए प्लस बी जब मिलता है तो क्या बनता है हमारा? सी। ए प्लस बी जब मिलता है तो क्या बनता है? सी। सिंपल आप टिक डालिए, ए प्लस बी जब रिएक्शन करता है तो क्या आता है हमारा? सी। इसका मतलब ये होता है जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का जो निर्माण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो पूछे कौन सा अभिक्रिया है तो आप मारिएगा संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं कोयला का दहन। कोयला इसमें देखिए कार्बन क्या होता है आपका? सॉलिड है, मतलब ठोस है, जमा ऑक्सीजन क्या आपका बाबू? गैस है। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या आपका? गैस है। सेकेंड टॉपिक देखते हैं बाबू, जल का निर्माण और पानी का निर्माण जो है कैसे होता है? 2H2O ये क्या आपका? गैस है, जमा O2 ऑक्सीजन क्या आपका? गैस है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है 4 और ऑक्सीजन का परमाणु है 2। इसमें ऑक्सीजन का परमाणु है 2। जब ये अभिक्रिया करता है तो 2H2O बनाता है, मतलब 4 गो और हाइड्रोजन का परमाणु और 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु। देखिए जब यहाँ पे कोई संख्या हो ना वो उतना परमाणु होता है। यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। ये क्या है आपका? लिक्विड मतलब द्रव। चलिए नेक्स्ट जो है अगले पेज में हम लोग जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है अलग, ठीक है। अब कह रहा है जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ मतलब एक पदार्थ विभाजित होकर, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ए जब टूटता है क्या होता है? B प्लस सी में विभाजित होता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। एक होता है बाबू ऊष्मीय वियोजन, दूसरा बाबू वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तो हम इन तीनों वियोजन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला है बाबू ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। सबसे पहला है बाबू ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है? अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा वियोजन, मतलब अभिकारक जो है ना, अभिकारक का जो ऊष्मा होता है गर्मी द्वारा क्या होना? अलग होना, गर्मी द्वारा अलग होना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है? CaO, ये क्या है आपका? सॉलिड है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा है वैद्युत वियोजन, ठीक है। वैद्युत वियोजन जो होता है विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला। देखिए जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो अलगाव मतलब वियोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के प्रवाहित से प्रवाहित विद्युत धारा के मतलब विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत वियोजन बोलते हैं। जैसे में H2O, ठीक है, H2O जब जल जो है 2H2O, यहाँ पे 2H2O होगा। जब जल मतलब 2H2O क्या होता है? जल होता है। जल क्या है आपका? लिक्विड है। जब विद्युत धारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? ये 2H2 ये क्या होता है? गैस बनता है A प्लस O2, ये भी गैस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जल को जो जब हम क्या करते हैं? जब विभाजित करते हैं तो विद्युत धारा के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो 2H2 ये क्या आपका? गैस है प्लस ऑक्सीजन हमारा बनता है। मतलब वियोजन होता है अलग होता है, ठीक है। अब जानेंगे प्रकाशीय वियोजन क्या है। प्रकाशीय वियोजन क्या है? देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन माने अलगाव, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन मतलब अलग, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। मतलब जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अलग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये क्या आपका? सॉलिड है। जब सूर्य के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Ag मतलब Ag मतलब सिल्वर होता है, ये क्या आपका? सॉलिड है। और क्लोराइड मतलब ये क्या है? Cl, ठीक है। ये आपका क्या है? गैसेस है। देखिए अगला है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया का उपयोग जो है
श्याम श्वेत और फोटोग्राफी में किया जाता है। आपसे पूछा जाए किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत और फोटोग्राफी में किया जाता है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग जो है हम लोग श्याम श्वेत और फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे। चलिए अब 3 नंबर तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Fe लोहा, ये क्या आपका सॉलिड मतलब ठोस है, जमा मतलब धनात्मक को हम जमा कहते हैं। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, ये क्या एक ही मतलब जलीय घोल, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करता है तो FeSO4 क्योंकि लोहा जो है सल्फेट से बहुत ज्यादा जल्दी क्या करता है, रिएक्शन करता है। FeSO4 क्या है आपका जलीय घोल है, और प्लस कॉपर जो है, कॉपर क्या होता है, FeSO4 क्या होता है एक साथ हो जाता है, और जमा कॉपर क्या होता है, अब कॉपर अब सॉलिड है, ये क्या होता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है विस्थापन अभिक्रिया जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कहता है, विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो लोहे का सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। जब भी देखिए Fe और CuSO4 कॉपर से ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, तो Fe और SO4 एक साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या होगा, FeSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, एक ही मतलब जलीय घोल होता है, जमा Cu मतलब कॉपर क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, अब द्विविस्थापन चौथा नंबर। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार का होता है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब रासायनिक समीकरण जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद होता है विस्थापन अभिक्रिया, और ये उसके बाद चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा आयन समझते हो ना, धनायन और ऋणायन आपने पढ़ा होगा, धनायन को जमा बोलते हैं और ऋणायन, धनायन और ऋणायन को आपने पढ़ा होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होकर, परस्पर मिलकर एक नए यौगिक बनाते हैं। परस्पर मिलकर क्या होता है, एक नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब फिर से समझिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों मतलब यौगिक के जो आयन है, धनायन और ऋणायन, अथवा अवयव का परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, यहाँ पे इसका नाम लिख दिए Na2SO4, ये क्या है आपका, एक ही मतलब जलीय घोल है, प्लस BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, मतलब ये क्या है, ये भी जलीय घोल है। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फाइड, ये Ba और SO4 एक साथ अभिक्रिया कर लेता है तब बेरियम सल्फेट बन जाता है, और NaCl Na और Cl ये एक साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देखिए दोनों में डबल विस्थापन हुआ है, एक फर्स्ट और ये सेकेंड। तो जब देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में 2 विस्थापन हो जाएगा, समझिए क्या है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए आपका बेरियम और सल्फेट जब मिला तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड मिला तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब देखिए यहाँ पे आयन देखते हैं, Ba मतलब मतलब क्या होता है, बेरियम पर क्या होता है, धनायन होता है, बेरियम की क्या होता है, धनायन, 2 धनायन होता है। और सल्फेट पर क्या होता है, 2 ऋणायन होता है। जब दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय समझते हो ना, मतलब अविलेय मतलब होता है जिसको जल में घुलाने पर घुलता नहीं है, मतलब घुलता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अविलेय। तो ये क्या सफेद अविलेय का क्या होता है, निर्माण करता है। मतलब बेरियम सल्फेट को जब बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय का मतलब जल में इसको घुलाते हैं तो सफेद अविलेय मतलब जल में क्या होता है, ये अघुलनशील पदार्थ क्या कहता है, निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट जो है अगले पेज में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग 5वां पढ़ेंगे
उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन क्या चीज है इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है या तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर C+O2 जब अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब उपचयन जो होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, या तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, वृद्धि होता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो C+O2 जब अभिक्रिया करता था क्या होता है, CO2 होता है। ये क्या है आपका उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, वृद्धि हो रही है। सेकेंड है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में देखिए इसमें क्या है, सीधे इसका उल्टा होता है, उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। इसमें क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होता है और ऑक्सीजन की ह्रास होता है। जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कॉपर CuO+H2 जब अभिक्रिया करता है उष्मा के साथ तो क्या होता है, Cu+H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन क्या होता है, ह्रास हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन या रेडॉक्स। उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए इसका मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड और जब हाइड्रोजन जब ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर प्लस H2O जल, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की ह्रास होती है। उससे हम क्या कहते हैं, जिसमें देखिए अपचयन जो होता है वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होता है, ह्रास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन क्या हुई है, वृद्धि हुई है और इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की ह्रास हुई है। चलिए अगले देखते हैं बाबू, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक में है संक्षारण। संक्षारण मतलब समझते हो, जब कोई भी धातु आर्द्रता मतलब नमी वाला वायु, ठीक है, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है। जब कोई भी धातु आर्द्रता मतलब उसको क्या बोलते, उसको हम बोलते हैं नमी युक्त वायु, ठीक है, वायु और पानी और अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है, तब धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। तब धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण है। चांदी की क्या होता है, देखिए लोहा काला होता है, जब उस पर जंग लग जाता है तो भूरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, चांदी का काली परत, देखिए चांदी का जो पायल होता है उसमें क्या होता है, काली परत चढ़ जाता है। तीसरा है तांबे पर हरी परत चढ़ना। तांबा पर क्या होता है, तांबा को कुछ देर तक वायु में छोड़ देने पर क्या होता है, वो हरा कलर का हो जाता है। तो संक्षारण मतलब होता है जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी और अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब धातु का होता है, संक्षारित हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोहे पर क्या लगना, जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे पर क्या होना, हरी परत। अगला है बाबू विक्री गंधिता। हम लोग भोजपुरी में से कहते हैं अरुआना। ठीक है, इसको हम लोग भोजपुरी में अपने भाषा में कहते हैं और खाना का अरुआ जाना। ठीक है, तो विक्री गंधिता जो होता है वासायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री। जब वासायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री तेल वाले खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं। वायु के संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, उपचयित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, उनमें स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विक्री गंधिता कहते हैं। जैसा मान लीजिए आपका चिप्स जो आता है, चिप्स में देखते हैं चिप्स में गैस भरा रहता है। देखिए उसको बचाने के लिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे क्या हो, वो जो है चिप्स जो है खराब ना हो। ठीक है, और देखिए और भोजन जितने तैलीय पदार्थ होते हैं जैसे हम घर में हमारे बनता है, उसको अरुआने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विक्री गंधिता होने से बचाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, फ्रीज उरीज में रखते हैं। ठीक है, तो वही हुआ आपका संक्षारण मतलब जंग लगना, मतलब संक्षारण मतलब होता है जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब उस धातु का क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। ये समय का होना, लोहा में जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे की परत क्या हो जाना, हरी हो जाना। अब विक्री गंधिता जो है, ये वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में
आने पर क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं और उगा जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज जैसे प्लास्टिक में आता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे वो क्या है, खराब ना हो सके। अगर घर का सामग्री है तो उसको विकृतिता से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में। चलिए अगला जो है नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार तापमान के आधार पर। तब पहला प्रकार है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हम सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण उत्पादन जो होते हैं उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गैस का धूमर CH4 जानते कौन सी गैस है, ये आपका मीथेन गैस है। CH4 जो आपका मीथेन गैस है प्लस ऑक्सीजन आपका गैस है। जब ये अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है प्लस H2 मतलब 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ये जो होता है C2H2 ये गैस प्लस क्या ऊष्मा है। जब भी आपका लास्ट में क्या आ जाए, ऊष्मा आ जाए तो समझिए क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी समीकरण हो उसके लास्ट में अगर ऊष्मा आ जाए तो समझ जाइए कौन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कोई दिक्कत वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको हम जानते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने से ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने से ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने से ऊष्मा मिलता है, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने से ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए आपका वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।